हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो पूरे बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे रहने वाला है। मतलब आज के दिन की बात करें तो मैंने संडे के दिन भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को कंपनीज के अर्निंग्स के नंबर देखने को मिल जाते हैं, Q4 का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, राइट। एंड पूरे साल का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि ये आखिरी क्वार्टर रहता है तो इससे रिलेटेड पूरा डेटा हमें मिल जाता है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडिया का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, राइट, तो इससे रिलेटेड हम लोगों को अंदाज़ा लेने के लिए एक पैरामीटर रहता है जिसको हम लोग यहाँ पे जीडीपी बोलते हैं। सो इंडिया की ग्रोथ कैसे चल रही है, राइट, इससे रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। एंड जीडीपी से रिलेटेड डेटा आज के दिन मंगलवार यहाँ पे रिलीज़ होने वाला था, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है, जो कि ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। सो कैसा रहा जीडीपी का डेटा। एंड जीडीपी का डेटा भी कैसे रहता है, दो टाइप का डेटा रहता है। एक रहता है Q4 का डेटा, मतलब जनवरी फेब मार्च, राइट, उससे रिलेटेड डेटा। एंड एक रहता है पूरे साल का डेटा, फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक। सो 12 महीने का जीडीपी का डेटा कैसे रहा पूरे साल का, और क्वार्टर का डेटा, Q4 का डेटा कैसा रहा, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी। प्लस फिस्कल डेफिसिट कैसा रहा, वो भी सारी चीज़ें देखनी है। एंड उसी के साथ साथ कुछ विदेशी बाजार से भी हम लोग को कुछ खबरें देखने को मिल रही है। तो इन सभी को हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ इस एक वीडियो में कवर करना है। तो पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उतने हाईलाइट्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले Q4 का परफॉर्मेंस कैसे रहा, मतलब Q4 में कितने मंथ रहते, सिर्फ 3 मंथ रहते, मतलब जैन फेब एंड मार्च। तो यहाँ पे दोस्तों जीडीपी का जो परफॉर्मेंस है 4.1% हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अर्लियर स्टेज में दोस्तों, यहाँ पे जो था 4.1 के पहले कितना था, पहले वाले क्वार्टर में 5.4 था। सो 5.4 से कितना हो गया 4.1। ये तो क्वार्टरली हुआ है, राइट। बट अगर हम लोग पूरा साल पकड़ ले, ईयरली पकड़ ले, तो कितना है 8.7%। यस दोस्तों, 8.7% यह है जीडीपी का इस वक्त का परफॉर्मेंस, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हम लोग अगर पिछले फिनेंशियल ईयर्स के हिसाब से अगर बात करें, वो तो मतलब कुछ कंपेरेबल है ही नहीं। पिछला फिनेंशियल ईयर मतलब अगर मैं बात करूँ तो लास्ट वक्त की अगर बात करते, ये देखिए कितना था, 6.6% माइनस में था। तो अगर आपको इसका क्लियर पिक्चर चाहिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कौन सा डेटा देख लेते। चलो 2008 मतलब फाइनेंशियल ईयर 18 की बात कर लेते। 18 में दोस्तों आप लोगों को पता है जीडीपी कितना था, 6.8% था। मैं 18 की बात कर रहा हूँ। देन फाइनेंशियल ईयर 19 की बात कर लेते, कितना था 6.8 के बाद दोस्तों था 6.5, थोड़ा सा कम हुआ था। पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। वैसे अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 20 की बात कर ले, कितना फाइनेंशियल ईयर 20 की बात कर ले तो कितना था 20 में 3.7, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि तकलीफ देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम लोग बात करें, पिछला साल कितना था 6.6 माइनस में चला गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 22, आई होप फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो। 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च तक जो डेटा रहता है उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा है दोस्तों, वो 8.7 है। सो बहुत ही मैसिव जंप हम लोग को यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि इसके पहले जितने भी मैंने आप लोगों को बताया, कितना था 6.8 था यहाँ पे, उसके बाद में 6.5 था, उसके बाद में तो 3.7 था, उसके बाद तो 6.5 नेगेटिव चला गया था, एंड अभी 8.7। सो ईयरली बेसिस के हिसाब से तो हम लोगों को बहुत ही शानदार जंप यहाँ पे ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, क्वार्टरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर ये देखने वाली बात रहेगी कि मार्केट इस डेटा को किस तरीके से रिएक्ट यहाँ पे करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरबीआई ने कितना प्रेडिक्शन दिया था दोस्तों, आरबीआई ने दिया था 9% से ज़्यादा का प्रेडिक्शन दिया था, एंड एक्चुअल में कितना हुआ है 8.7। सो एस्टिमेट्स के हिसाब से हम लोग को थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए कल के दिन ये देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पे परफॉर्मेंस, मतलब ये जो इंडिया का जीडीपी का डेटा जो देखने को मिला है
6.7, क्या बाजार को ये डेटा पसंद आया है भी या नहीं, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। रशिया वर्सेस यूक्रेन की बात करें, कोविड की यहाँ पे बात करें, ओमिक्रॉन की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ यहाँ पे मिला जुला कर जो डेटा फाइनली आया है वो अभी हम लोगों ने फिलहाल तो यहाँ पे देखा है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद ही हम लोग को ये पूरा डेटा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया फिस्कल डेफिसिट जब बजट भी रहता है तभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से ये बताया जाता है कि कितना फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे रह सकता है, और जितना ये कम रहेगा उतना अच्छा है। सो दोस्तों एस्टिमेट कितना था पता है आप लोगों को? 6.9%। ये कहाँ से मिलेगा आपको? बजट जाके देख लेना। 6.9% बताया गया था कि इस वक्त का हमारा फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। हकीकत में दोस्तों ये जो डेटा आया है 6.7% आया, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा उतना ही हम लोग और भी आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो डेफिनेटली इसको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट फिलहाल 6.9 प्रोजेक्शन था, बट यहाँ पे 6.7 फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल रही है। ये मैंने परसेंट के हिसाब से बात की, अगर आप लोगों को यहाँ पे रुपीज़ के हिसाब से चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एस्टिमेट था लगभग 10.89 लाख करोड़, एंड हकीकत की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 10 पॉइंट समथिंग 3334 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट ने बाजार के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा संकेत यहाँ पे छोड़ा है। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को क्या देखने की कल के दिन बाजार जब ओपन होगा तो यहाँ पे बाजार क्या इस न्यूज़ को वेलकम करता है भी या नहीं। पर कहानी यही तक खत्म नहीं होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के बाजार एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। भले इंडिया अच्छा करे यहाँ पे, बट दुनिया के बाजार इंडिया के मार्केट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रुकावट पैदा कर सकते हैं। और वो क्यों, तो वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बट उससे पहले इस रिपोर्ट को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा कि जीडीपी का डेटा तो देख लिया, थोड़ा सा पिछला डेटा भी मैंने आप लोगों को बता दिया, फिस्कल डेफिसिट भी बता दिया, कौन से सेक्टर ने सबसे अच्छा कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में। सो दोस्तों वो अगेन है मैन ऑफ द मैच, एक ही सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। जब कोविड भी आया था दोस्तों, इंडिया का मतलब जितने भी सेक्टर थे सबकी धज्जियां उड़ चुकी थी, केवल एक सेक्टर छोड़ के, एंड वो था एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर पहले भी किंग था, आज भी किंग है, एंड शायद से फ्यूचर में भी किंग रहेगा। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर 4% से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर सेक्टर दिखा रहा है। एंड वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसी ने डिसअपॉइंट किया है दोस्तों, तो वो है मैन्युफैक्चर में हम लोग को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है 0.2% के हिसाब से, राइट। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर ने इंप्रेस किया है, मैन्युफैक्चर ने थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात, ये जीडीपी का डेटा आने के बाद अलग अलग कंक्लूजन सामने आ जाते हैं, क्या इंडिया स्टैगफ्लेशन की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे ये डेटा देखने के बाद जो स्टैगफ्लेशन का जो रिस्क है इंडिया के प्रति, वो अभी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम देखने को मिल रहा है। मैंने जीरो नहीं कहा है, मिनिमम। क्यों जीरो नहीं कहा है? क्योंकि ऑब्वियसली रशिया वर्सेस यूक्रेन है वहाँ पे बैठा हुआ, वहाँ पे अगर कुछ इश्यूज हो गए, क्रूड ऑयल तो आप लोग देख रहे हो किस तरीके से बढ़ रहा है, 120 तक चला गया वापस। सो यहाँ पे ये वापस सारी चीज़ें हम लोग को तकलीफें देखने को मिल सकती है, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको जीरो नहीं बोल सकते, बट यस स्टैगफ्लेशन की रिस्क ये डेटा देखने के बाद हम लोगों को कंपैरेटिवली कम नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। देन अगर हम लोग बात करें, ये तो सारी चीज़ें हो गई इंडिया के हिसाब से। अभी विदेश की बात कर ले तो दोस्तों विदेश में तो धज्जियां उड़ी हुई है। मतलब अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ है, ईयू कंट्रीज़, राइट, वहाँ पे अगर हम लोग इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे दोस्तों, हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहा है। जबकि मतलब बोलते हैं ना, यूरो वो मतलब उसका शुरुआत भी नहीं हुआ था, वो यूनियन बना भी नहीं था, तब से लेके अभी तक का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं परसेंट के हिसाब से बात करूँ, 8.1% तक वहाँ पे हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। एंड मैंने आप लोगों को बताया था इंडिया में इन्फ्लेशन एंड वहाँ का इन्फ्लेशन में थोड़ा फ़र्क है दोस्तों। वहाँ पे मतलब लोग ना ऐसे पैसा कैसे भी स्पेंड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ग्रोथ की बातें करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन की बात नहीं होती है। वो तो कोविड के चलते, वॉर के चलते स्थिति ऐसी बन गई है कि ऐसे देश को भी इन्फ्लेशन का फटका यहाँ पे पड़ रहा है। एंड जो दो आय का डिफरेंस रहता है, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, ये जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका ये गैप बहुत ज़्यादा है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ ये है कि इन्फ्लेशन का डेटा इतना ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुका है एंड गैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, यस बहुत ज़्यादा मल्टीपल रेट हाइक हम लोग को शायद से इंडिया में इतना नहीं देखने को मिलेगा, बट विदेश के जितने भी कंट्रीज़ है जो इन्फ्लेशन के साथ अभी जूझ रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही हायर लेवल पे रेट हाइक होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड वहाँ पे अगर रेट हाइक होता है दोस्तों, तो यहाँ पे भी
कुछ ना कुछ झटका जरूर लग सकता है। अगर मैं अमेरिकन बाजार की बात करूँ, आज के दिन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि लेटेस्ट हम लोग को डेटा मिल जाएगा। सो फिलहाल 139 पॉइंट से चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है निचले स्तर से, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50, हमारा निफ्टी का डेटा कैसे रहेगा, ये हमारे ओपनिंग बताने वाला है कि जीडीपी का डेटा क्या बाजार को अच्छा लगा या नहीं लगा, ओपनिंग बताएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही 12 साढ़े 12 एक डेढ़ बज जाएगा तो आपको पता है यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, एंड यूरोपियन मार्केट में हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे। ये इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले नेक्स्ट इनके भी सेंट्रल बैंक के जो बैठक रहेगी वहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। मैं अगेन कह रहा हूँ इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि दो आय का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे ही 12 साढ़े 12 एक डेढ़ बज जाएगा, इंडियन मार्केट्स को आप लोगों ने ज़्यादा फोकस में रखना है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, एंड वहाँ पे जिस तरीके का डेटा सामने आ रहा है वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, उसके कारण हमारे मार्केट में भी प्रेशर आ सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करने हैं। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे मार्केट की कल के दिन की ओपनिंग एंड उसके बाद थोड़ा सा जो ट्रेडिंग आर रहेगा वो ये बताएगा कि इंडिया का जीडीपी का डेटा को बाजार ने क्या वेलकम किया है या नहीं किया है, खुश है या नहीं है, राइट। ऊपर गया तो खुश है, नीचे गया तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों को चेक करना है 12 साढ़े 12, जो मैंने टाइम जोन आप लोगों को बताया, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स ओपन होंगे, तो चेक करना है वहाँ पे उनकी ओपनिंग इंडिविजुअली कैसे रहती है, वहाँ पे प्रेशर के चांसेस बन सकते हैं। यस, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट आप लोगों को मेन जो कंटेंट है वो यहाँ पे समझ में आ चुका है, तो आप लोग यहाँ पे कल खुद से स्टडी कर सकते हो। तो ये सारा डेटा मैंने कवर कर लिया है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।